नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। वैसे तो सियासत में भी ड्रामा भरपूर होता है और किसी फिल्मी कहानी से कम ट्विस्ट सियासी स्क्रिप्ट में नहीं होते। और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे ये सियासी ट्विस्ट जो हैं इस वक्त महाराष्ट्र की सियासी कहानी में, महाराष्ट्र की सियासी स्क्रिप्ट में, इसमें सब कुछ है। इसमें एक्शन है, इसमें इमोशन है, इसमें फुल ड्रामा है। उधर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से फ्लाइट लेकर बीजेपी की दूसरी पनाह में आसाम पहुंच गए। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीमार हो गए, आइसोलेट किया गया। दिल के मरीज उद्धव के लिए मुंबई में आंसू छलके तो उधर शिंदे की पलटन ने उद्धव को तगड़ा दिमाग वाला झटका दे दिया। इधर उद्धव के वफादारों ने शिंदे एंड कंपनी को शाम 5 बजे तक मुंबई हाजिर होने वरना सदस्यता रद्द करने का व्हिप जारी कर दिया। तो उधर एकनाथ शिंदे ने सत्ता के साथ साथ शिवसेना पर भी दावा ठोक दिया। उद्धव कैंप के व्हिप को खारिज करते हुए गवर्नर और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेज दी, नया चीफ व्हिप भी अपॉइंट कर दिया, दावा कर दिया कि वही है असली शिवसेना। उद्धव के विरुद्ध सत्ता का ये युद्ध और इसका सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट अगर कुछ है तो एकनाथ शिंदे उसे हिंदुत्व बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे कैंप का पॉलिटिकल लाइन भी, अगर उसकी पॉलिटिकल लाइन की बात करें तो वो यही है कि उद्धव के कांग्रेस और एनसीपी वाले प्यार में हिंदुत्व पीछे छूट रहा है, और हिंदुत्व छूट गया तो अगले चुनाव में किस मुंह से पब्लिक के बीच जाएंगे। हिंदुत्व का मुद्दा छूटा तो भी काहे के शिवसैनिक, काहे की शिवसेना। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि कट्टर हिंदुत्व से दूरी क्या उद्धव ठाकरे को महंगी पड़ी है। एक बार फिर से सुनिए, क्या कट्टर हिंदुत्व से दूरी उद्धव ठाकरे को महंगी पड़ी है? आपको क्या लगता है? आपका जवाब znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय हमारे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। लगातार आप जानते हैं अनफोल्डिंग सिचुएशन है, एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं, ना सिर्फ 40 विधायकों पर बल्कि वो पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं। और आप देखें, शिंदे गुट ने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा है, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं जो एमएलएज उनके साथ हैं वो ही दरअसल असली शिवसेना है। और शिंदे गुट ने, एकनाथ शिंदे गुट ने, हम आपको बता दें, अब गवर्नर कोश्यारी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। मेरे सहयोगी अश्विन पांडे और इन्फॉर्मेशन के साथ। अश्विन, सबसे बड़ा सवाल यही, गवर्नर खुद वो अनवेल हैं, ठीक नहीं है, किस तरह से ये जो वक्त मांगा गया है इसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात, ये बातचीत मुमकिन है। जी बिल्कुल, देखिए, गवर्नर ने साफ तौर पर सुबह ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना के और वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरह से एक रास्ता बना के रखा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्नर तक एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक में जो विधायक हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे द्वारा पत्र लिखकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को ये जानकारी दी गई कि उन्हें विधानसभा के शिवसेना के जो विधायक है उनका लीडर जैसा कि 2019 में चुना गया था, उन्हें वापस उसी तरह से बरकरार रखा गया है। जबकि 16 विधायकों के साइन के साथ कल उद्धव ठाकरे की अगुवाई में उन्हें विधानसभा के जो विधायक दल का जो मंडल अध्यक्ष था उसके लीडरशिप के पद से हटा दिया था। उनकी जगह पे अजय चौधरी को बनाया गया था। और उन्होंने जो आज एकनाथ शिंदे ने लेटर लिखा है उसमें साफ तौर पर उसे चुनौती दी है और कहा है कि अजय चौधरी की नियुक्ति इलीगल है। 16 विधायकों की जो हस्ताक्षर है वो कोरम को पूरा नहीं करता, जबकि 34 विधायकों के साथ उन्होंने ये लेटर सौंप दिया है। और इसके बाद ही वो अब राज्यपाल से बातचीत करने और मिलने का वक्त मांग रहे हैं। हालांकि राज्यपाल चूंकि इस वक्त अस्पताल में है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो सभी विधायकों की परेड कराएं। जो भी विधायक इस वक्त उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं उन सभी विधायकों के साथ एक परेड होगी। साथ ही 4 और विधायकों के जाने की जानकारी आ रही है जो गुवाहाटी की जो है चार्टर फ्लाइट से निकल चुके हैं। वो 4 विधायक भी जब पहुंच जाएंगे तो आंकड़ा बढ़ेगा। इसमें से 2 विधायक जानकारी के मुताबिक शिवसेना से हैं, यानी कि जो 34 विधायकों का हस्ताक्षर करके एकनाथ शिंदे ने लेटर दिया है उसमें से 2 और विधायकों का, यानी कि अब शिवसेना की तरफ से 36 विधायकों का जो समर्थन सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के पास है। इसके अलावा अन्य अगर हम विधायक मिलाएं तो कुल 48 आंकड़ा पहुंच रहा है। जी
और लगातार एकनाथ शिंदे की बात हो रही है। एकनाथ शिंदे न सिर्फ सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं, दरअसल वो शिवसेना पर भी अपना क्लेम जो है वो दावा कर रहे हैं। पूजा मेहता हमारे साथ हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ हैं, और अपने दर्शकों को लगातार हम ये बता रहे हैं कि कुछ देर में उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे जिनकी तबीयत कही गई थी और ये शुरू हो चुका है। असा एक ग्रासून गेलेला होता। विषमता तर होतीच। मुलगी आणि शिक्षण दुरान्वयाने कुठे संबंध नव्हता। कोणीतरी केलं पाहिजे, कोणी करायचं? आणि त्यावेळेला फुले दाम्पत्य, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई दोघेही, नाहीतर काही वेळेला कसं असतं, एखाद्या कुटुंबातला दाम्पत्यामधला पुरुष पुढे जात असतो, महिला बिचारी घरीच अडकलेली असते। पण तसं नाही केलं। या दोघांनीही बाहेर पडून समाजात त्यावेळेला सगळा विरोध पत्करून एक शिक्षणाची नीव रचली, शिक्षणाचा पाया रचला। आज अभिमान वाटेल असं काम आपल्याकडनं होतं, याचं मला समाधान आहे की ज्या सावित्रीबाईंनी पुण्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी केल्या, त्या पुणे विद्यापीठाचं, ज्याचं नाव आपण सावित्रीबाईंचं नाव ठेवलेलं आहे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, त्याचं उपकेंद्र आज नाशिकमध्ये सुरू होत आहे। आणि नाशिकला सुद्धा काही वेगळी ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाहीये। नाशिकला स्वतःची एक अशी ओळख आहे। आपण अनेकदा असं म्हणतो की एखादं शहर हे उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे, तसं नाशिक याला आपण मंत्रभूमी म्हणतो। मंत्र आणि या नाशिकच्या ही पुण्यभूमीमध्ये आज उपकेंद्र सुरू होत आहे। साहजिकच आहे की सावित्रीबाईंनंतर आजचा काळ किती वर्ष गेली हे मोजलं तर 100-1 वर्ष, त्याच्याहून जास्त वर्ष ही आजपर्यंत झाले, त्याच्या पुढे सुद्धा होत राहतील। जसा जसा काळ पुढे सरकतो तसं एक तंत्रज्ञान पुढे सरकत जातं। आज मी तुमच्या सोबत या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित झालेलो आहे। ठीक आहे, ही एक प्रणाली आहे, एक तंत्रज्ञान आहे। कोणी त्याचा वापर कसा करावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे। एखाद्या कोणाची तरी इच्छा असते की मी चांगलं शिक्षण घ्यावं, मग माझी रोजीरोटी कमवावी, माझं चांगलं घर असावं, माझ्याकडे मग स्वतःचं वाहन असावं। पण वाहन चांगलं आल्यानंतर त्याला चालवण्याची माहिती नसेल तर काय उपयोग आहे त्या वाहनाचा? वाहन चांगलं आहे, चालवता येते, पण जायचं कुठे आणि कसं हे माहिती नसेल तर काय उपयोग आहे त्या वाहनाचा? तसंच ही सगळी वाहनं आहेत। आताच्या काळामध्ये ही सगळी वाहनं आहेत। आज जर का आपण साधा मोबाईल फोन बघितला तर त्याच्यामध्ये गुगलवरती सगळी माहिती उपलब्ध होते। म्हणजे एका क्षणामध्ये जर का आपण काही सर्च मारलं तर सगळी माहिती येते। मग तुम्ही म्हणता की मला सगळं घर बसल्या मिळतंय, मग मी शाळेत कशाला जाऊ, कॉलेजमध्ये कशाला जाऊ? तो उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव से के माध्यम से संबोधित करते हुए, और हम आपको इस वक्त लगातार ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में जो पूरा सियासी ड्रामा है वो इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। क्योंकि जो शिंदे गुट है, एक तरफ वो गवर्नर कोश्यारी से मिलने का वक्त मांग रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात करना चाहता है। गवर्नर की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये वक्त मांगा गया है। मेरे कई सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इस समय आसाम से किस तरह की तस्वीरें हैं, आसाम में किस तरह की हलचल है, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले पूजा मेहता, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे गुट की बात की जा रही है, गुवाहाटी में ये शिंदे गुट, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से दिन में यह भी दावा किया गया कि उनके साथ 46 एमएलएज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 से 7 इसमें इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले अगर शिंदे गुट के लिहाज से बात की जाए तो टोटल कंफर्म नंबर क्या सामने आ पाया है कि कितने एमएलएज शिंदे गुट के साथ है? देखिए अदिति, आपको बता दें महाराष्ट्र की राजनीति का फिलहाल एपिसेंटर असम का गुवाहाटी बना हुआ है, और सुबह से हम देख रहे हैं किस तरह से इसी होटल के बाहर जहां मौजूद है वहीं पर एकनाथ शिंदे के साथ तमाम वो बागी विधायक यहां पर मौजूद है। आप देखिए यहां पर किस तरीके का सुरक्षा घेरा लगाया गया है, और साथ ही सुरक्षा इंतजाम को चौक चौबंद किया गया है, और कई लेयर सिक्योरिटी को यहां पर तैनात कर लिया गया है ठीक इस होटल के गेट के बाहर। आपको बता दें
जहां तक नंबर्स की बात है ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, चाहे फिर वो शिवसेना के हो या फिर इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमने खबर ब्रेक की कि एकनाथ शिंदे की ओर से जो रेजोल्यूशन पारित किया गया उसमें हमने देखा किस तरीके से शिवसेना के 34 एमएलएस के सिग्नेचर्स हैं। तो कुल मिलाकर उनको भी लगभग जो कहा जा रहा है कि 2/3 स्ट्रेंथ उनको चाहिए, यानी कि 37 एमएलएस का सपोर्ट चाहिए उनको, और ये सारे शिवसेना के एमएलएस होने चाहिए ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो दल बदल कानून है या फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उन पर जो है लागू नहीं हो। लेकिन जहां तक फिलहाल ये नंबर्स की बात है कि आखिरकार इस होटल में कितने बागी शिवसेना के विधायक हैं, ये नंबर्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने फिलहाल रिक्वेस्ट किया है, राज्यपाल को समय मांगा है और उसमें वो फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ शिवसेना के कितने विधायक हैं, तब जाकर साफ हो जाएगा कि कितने शिवसेना के विधायक उनके साथ है फिलहाल। और भले ही विशाल पांडे, संजय राउत ये कहकर तंज कस रहे हों, ये कहकर इस पूरे मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हों कि काजीरंगा अच्छी जगह है, जाना चाहिए, और साथ ही ये कह रहे हों कि अच्छा मौसम है, अच्छा रेनफॉल है आसाम में, तो ये विधायक उसी सिलसिले में गए हैं। लेकिन इस वक्त सीधे तौर पर शिवसेना मुश्किल में। विशाल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? वैदेही, अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूं, शिवसेना भवन की बात की जाए, ठाकरे फैमिली की बात की जाए, इस समय पार्टी के भीतर क्या सेंस है? मुझे कहना चाहिए पार्टी पर तो खैर एकनाथ शिंदे यहां पर दावा पहले ही क्लेम कर रहे हैं कि पार्टी अब उनकी है, लेकिन ठाकरे फैमिली में क्या चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि ठाकरे फैमिली जो पिछले कई सालों से जो है वो महाराष्ट्र में उनका राज है, उनका एक अलग सा एक माहौल है, एक वैल्यू है, और ऐसे में एक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, इनके बारे में जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर संवेदनशीलता भी है महाराष्ट्र की जनता में। लेकिन जिस तरह की 2019 में राजनीति हो गई और उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम पद को बैठे, तभी आश्चर्य काफ़ी लोगों को हुआ था कि सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे कैसे बने हैं, और अगर सीएम बने हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीएम पद की वो अच्छी तरह से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल जो है वो वहां पर उपस्थित हो रहे थे, और अभी 2.5 साल के बाद जो है वो इसी मुद्दों को लेकर नाराजगी फिलहाल जो है वो सरकार में दिखाई दे रही थी। अगर हमने देखा है कि सीएम उद्धव ठाकरे कभी जो है वो कम आते थे, अपने विधायकों की कम सुनते थे, नाराजगी जो उन्होंने बयां की थी उस बारे में भी उन्होंने जो है वो अभी तक ध्यान और गंभीरता पूर्वक कोई निर्णय नहीं लिया, जिस वजह से ये नाराजगी बढ़ती गई और एकनाथ शिंदे इनसे सारे विधायक मिलने लगे। और एकनाथ शिंदे अगर प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर विधायकों के मन में एकनाथ शिंदे के बारे में जो है वो एक आदर, एक सम्मान जो है वो बढ़ने लगा, और इस तरह की घटना जो है वो फिलहाल आज दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा विधायक है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे बार बार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि किस तरह से अब शिवसेना पर अपना क्लेम सामने रख रहे हैं, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग बैटल होती जा रही है शिवसेना के लिहाज से। यहाँ पर बात की जाए तो विशाल पांडे लगातार हमारे साथ है। विशाल पांडे समेत जो दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, और वो सवाल ये है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बचने की क्या कोई गुंजाइश बाकी है? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की माने तो 34 एमएलएस का सपोर्ट क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि उनके साथ 40 एमएलएस तक हैं। ये नंबर भले ही चेंज हो रहा हो, लेकिन एक बड़ा धड़ा शिवसेना का उनके साथ है। देखिए अदिति, अब इस बात की गुंजाइश बहुत कम बची है कि उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में बचेगी, क्योंकि अब यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी वक्त महाराष्ट्र में गिर सकती है, क्योंकि शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत कर दी है। 34 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने बाहर कर दिया है, मीडिया में ला दिया है, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 3 से 4 और शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं जो गुवाहाटी पहुंच सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को भी पत्र लिख दिया है और ये बता
बता दिया है कि शिवसेना के असली जो गुट है वो उनके पास है और उस विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया और जो मुख्य सचेतक यहां पर थे उनको हटाकर एकनाथ शिंदे के गुट के जो विधायक थे उनको मुख्य सचेतक बनाया गया है। इससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे के पास अब बहुत कम विधायक बचे हैं। यह संख्या कितनी होगी अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जो कि 2019 में यहां पर मुख्यमंत्री बने थे, 2.5 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा वो आप ये कह सकती हैं कि इस कार्यकाल के दौरान चाहे शिवसेना के विधायक हों या फिर एनसीपी या कांग्रेस के, बहुत ज्यादा असंतोष तीनों ही पार्टियों के बीच दिखाई पड़ता था, जिसका फायदा जाहिर तौर पर अब बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। अभी तक बीजेपी भले ही पर्दे के पीछे है, लेकिन जैसे जैसे शिवसेना यहां पर कमजोर हो रही है बीजेपी को फायदा होता जाएगा और बीजेपी के लिए आगे का रास्ता साफ होता जा रहा है। क्योंकि अब इसके आगे जो 2 प्रक्रिया होनी बाकी है वो ये है, राज्यपाल अगर समय देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकनाथ शिंदे को, तो एकनाथ शिंदे अपना समर्थन दिखाएंगे, अपने विधायकों की तस्वीर उन्हें दिखाएंगे और फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे ये कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी से उनके विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और उनके इस कहने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दूसरा जो लेटर डिप्टी स्पीकर के पास दिया गया है उसमें अगर डिप्टी स्पीकर ने यह फैसला किया कि ये गुट अलग है, तब जाकर बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। अदिति और साथ ही विशाल, हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि 6 बजे सीएम आवास पर मुलाकात होने वाली है सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की। ये बड़ी खबर है। कल भी ये खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग होगी, किस तरह से महाविकास आघाड़ी का फ्यूचर सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं शिवसेना में जिस तरह से बगावत हुई है। पहले आपको याद होगा एनसीपी और कांग्रेस बार बार ये कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि ये तो शिवसेना का इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है और शिवसेना की जो टॉप लीडरशिप है वो इससे कैसे निपटना है बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन आज एकनाथ शिंदे उन्होंने न सिर्फ विधायकों के समर्थन की बात की बल्कि पार्टी पर भी अपना जो क्लेम आगे बढ़ाया है। उसके बाद जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। अश्विनी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी, एक अपडेट इस मीटिंग को लेकर अगर आपके पास हो वैदई, ये जो शाम 6 बजे मुलाकात होनी है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया एकनाथ शिंदे गुट द्वारा, इसमें ये सिंपल मतलब बहुत साफ तौर पर कहा गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, करप्ट गवर्नमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज, हिंदुत्व से एकदम अलग लाइन वाली पार्टी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, सीधे तौर पर जो शिवसेना की हिंदुत्व की लाइन थी उसका सहारा लेकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कॉर्नर किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो शिवसेना का काफ़ी अहम मुद्दा है और पिछले 25 सालों से शिवसेना इसी मुद्दे को लेकर एक राजनीति करते हुए नजर आई थी। अभी महाविकास आघाड़ी की स्थापना जब से हुई है तब से जो है हिंदुत्व का मुद्दा जो है उद्धव ठाकरे इन्होंने पीछे रखा हुआ है, ऐसा बार बार आरोप उन पर किया गया है। और इसके बाद जो है वो कई विधायक नाराज फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व का मुद्दा सामने रखकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कई सारे लोगों से शिवसेना के विधायकों का जो है वो बार बार विवाद जो है वो भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी ये सारे विवाद छोड़कर एक साथ रहने की जब से बात आ गई तब से ये विधायक जो है वो नाराज चल रहे थे। ये नाराजगी भी बार बार उन्होंने बयान की थी। और दूसरी ओर से अगर हमने देखा है कि ये जो मुद्दा एकनाथ शिंदे इन्होंने अपने लेटर में लिखा है वो एक साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ उनको जो है वो नाराजगी थी, खास तौर पर अजित पवार से उनकी बंद नहीं रही थी। अजित पवार इनका विरोध था एकनाथ शिंदे के सीएम पद को लेकर, और तब से जब अजित पवार इन्होंने एकनाथ शिंदे इनका नाम का विरोध किया तब से अजित पवार और एकनाथ शिंदे इनके बीच की दूरी जो है वो काफी बढ़ चुकी थी। इसके पहले भी जब शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी में दूरी थी तभी भी ये दूरी कायम थी, और जब एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी की जब स्थापना की गई तभी भी अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरी बढ़ गई थी। और इस वजह से जो है वो हिंदुत्व का धागा पकड़ के उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को कॉर्नर करने की कोशिश की, और उसी तौर पर उद्धव ठाकरे इनको भी कॉर्नर करने की कोशिश की।
वैदे आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं, एक तरफ सीएम उद्धव ठाकरे की मीटिंग शरद पवार के साथ, हर किसी की निगाहें उस पर, और साथ ही शिवसेना के जो एमएलए हैं उनका सीएम आवास पर पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, जी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, उमेश पाटिल हैं एनसीपी का पक्ष रखने के लिए, अवनीजेश अवस्थी हैं आरएसएस समर्थक हैं, और हमारे साथ अली दारूवाला होंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संजय गुप्ता, सबसे पहला सवाल तो आप ही से, और आपसे सवाल ये है, आप उद्धव ठाकरे के साथ कितने एमएलएज हैं? संजय गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पैच कराइए। संजय गुप्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उमेश पाटिल, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके गुट द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें तल्खी एनसीपी के लिए भी है, उसमें तल्खी कांग्रेस के लिए भी है, सीधे तौर पर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज की बात की गई है, अलग विचारधाराओं के साथ अलायंस करने की बात की गई है, और इसी बात के लिए निशाना साधा गया उद्धव ठाकरे पर। देखिए, आइडियोलॉजी की बात जो अभी की जा रही है वो अभी तक एक्चुअली वैसा खुद एकनाथ जी शिंदे साहब का स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी आइडियोलॉजी की बात है तो ये जब महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनी तब उस बनने की प्रक्रिया में उस गुट के नेता रहे हैं एकनाथ जी शिंदे। उस प्रक्रिया में एकनाथ जी शिंदे जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनको बकायदा मालूम था कि ये किस तरह से ये गवर्नमेंट बन रही है, और शिवसेना ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा, ये सब चीजें जो है ये सबके साक्षीदार रहे हैं एकनाथ जी शिंदे, और उस प्रक्रिया निर्णय प्रक्रिया में खुद शामिल थे। और कोई भी पार्टी जो होती है इतने बड़े लीडर का मत नजरअंदाज करके डिसीजन नहीं लिया करती। वैसे ही अगर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे है, फिर भी उनके सभी एमएलए जो है उस वक्त के और उनकी सब पार्टी के बड़े नेता है, उनसे विचार विमर्श करके ही उस वक्त जो है निर्णय लिया गया था। अभी हालांकि अभी 2.5 साल वो खुद गवर्नमेंट में रहे हैं, 2.5 साल खुद मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने उद्धव जी के नेतृत्व में शपथ भी ली थी। शिवसेना के जो बाकी एमएलए हैं उनसे मिलेंगे, हिमंता गुवाहाटी होटल पहुंचने वाले हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी अभी तक वेट एंड वॉच की रही है। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं, बागी एमएलए शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ, पहले आपको याद होगा वो सूरत गए थे, उसके बाद गुवाहाटी शिफ्ट किया गया उन्हें, और अब उनकी ये अहम मीटिंग होने जा रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी ये मीटिंग काफी अहम, क्योंकि आपने कल पूरे दिन देखा कि बीजेपी द्वारा किस तरह से वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी रही, जो स्ट्रैटेजी रही, उसी पर पार्टी आगे बढ़ी। पूजा मेहता हमारे साथ है। पूजा, इस मीटिंग को लेकर और क्या डिटेल्स आपके पास, कितनी देर में ये मीटिंग एक्सपेक्टेड, और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, बताइए हमारे दर्शकों को। अदिति, देखिए, एकनाथ शिंदे ने जरूर समय मांगा है राज्यपाल से, जहां वो वर्चुअली अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि शिवसेना के आखिरकार कितने बागी विधायक उनके साथ है। लेकिन एक ताजा अपडेट आपको दे दूं कि आज जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लोकल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि देर शाम को वो इसी होटल में आएंगे जहां पर शिवसेना के वो बागी विधायक यहां पर रुके हैं। आपको बता दें, देर रात यहां पर पहुंचे, सुबह 6:30 बजे तक खुद मुख्यमंत्री यहां पर थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहां पर सारे अरेंजमेंट्स ठीक ठाक किए गए हैं कि नहीं, और उसके बाद सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। लिहाजा हमको अंडर एस्टिमेट ये भी नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को भी चाणक्य माना जाता है बीजेपी का, क्योंकि अलग अलग जितने भी उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में असम के सीएम का खुलकर सामने आना, आप कह रही हैं देर शाम ये मीटिंग, इसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी में शिफ्ट माना जाए? ये मीटिंग जाहिर तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के एक साथ आने की दिशा में देखी जाएगी।
देखिए अदिति, हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसको मीटिंग करार नहीं दिया है। ये कहा है कि उनके दोस्त कुछ इस होटल में रुके हुए हैं जहां पर वो उनसे आकर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मीटिंग जरूर होगी, लेकिन औपचारिक तौर पे वो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन साफ हो जाता है जिस तरह से सुबह उनकी यहाँ पर मौजूदगी थी, सारे इंतजाम उन्होंने किए यहाँ पर, और उसके बाद देर शाम को यहाँ पर आने की जो खबरें मिल रही है उससे साफ हो जाता है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे जो है अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से आंख मिलाते हुए, और अब ये समय जो है बीत चुका है जहां पर समझाने बुझाने का काम किया जाना था, और अब सीधे सीधे चैलेंज करते हुए जिस रेजोल्यूशन को भी पारित किया गया उससे भी साफ तौर से हमने देखा कि 34 शिवसेना के विधायकों के सिग्नेचर्स थे। कुछ और 4 विधायक की आने की बात है सूरत से गुवाहाटी। तो कुल मिलाकर जरूर एजे एकनाथ शिंदे को और समस्या जो है उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे के लिए समस्या बढ़ती नजर आ रही है। संजय गुप्ता, सबसे पहला सवाल तो इस वक्त मेरा आपसे यही है कि कितने एमएलएस का सपोर्ट इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास है, क्योंकि यहां पर तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पर भी क्लेम अपना रख रहे हैं पूरे तौर पर, खुले तौर पर। देखिए अदिति जी, महाराष्ट्र सरकार का फैसला महाराष्ट्र में होगा, गुजरात या गुवाहाटी असम में नहीं होगा। अभी तो विधायक को जिस तरह से कैद किया हुआ है, और जिस तरह से भी एक विधायक छूट के आए और उन्होंने जो बयान दिया कि किस तरह से 100-200 पुलिस वालों ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले रखा था, कैसे उनके पीछे लगे हुए थे। तो अभी बाकी जो विधायक हैं अभी वो छूटने हैं, और उनके छूटने के बाद, उनके बयान आने के बाद तब पता चलेगा कौन विधायक किसके साथ है। कितने एमएलए का सपोर्ट है? मैंने आपसे सवाल ये पूछा अभी तो शुरू है। देखिए, अगर एमएलए महाराष्ट्र में है ही नहीं, अगर एमएलए गुजरात में है, अगर एमएलए असम में है, तो कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है, इस बात का फैसला किस तरह से होगा? इस बात का फैसला महाराष्ट्र में आने के बाद होगा। जब तक कि वो विधायक कस्टडी से छूटते नहीं, जब तक कि महाराष्ट्र में आते नहीं, तब तक इस बात का फैसला कैसे हो सकता है कि कौन किसके साथ है। अच्छा, तो आपकी पार्टी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है और आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से? अगर एक विधायक के साथ 100-200 पुलिस वाले लगाए हुए हैं, क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र के अंदर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं? मैं मानता हूं कि एकनाथ शिंदे जी जो बात कह रहे हैं, इस बात को हमारी पार्टी के पहले भी बहुत से लीडर्स ने कहा। मनोहर जोशी साहब ने भी कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी चाहिए। प्रताप सरनायक जी ने भी इस बात को कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। हमारी पार्टी के बहुत से लीडर्स इस बात को मानते हैं, इस बात का समर्थन भी करते हैं कि हमारा असली गठबंधन बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी के साथ ही हमें सरकार बनानी चाहिए। मगर क्या ये तरीका है किसी भी तरह की सरकार को खत्म करने के? अलग अलग विचारधाराओं के साथ दूसरे दलों ने सरकार नहीं बनाई क्या?